Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of December 2022. तो गाइज आज है तारीख 11 दिसंबर 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है टर्की को, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं ये आपको बताना है। वैसे जब आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव है वो मेंशन करना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इसका ऑब्जेक्टिव है एक जागरूकता फैलाना माल न्यूट्रिशन को लेकर अमंग प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो एनीमिया है इसको यहाँ पे कम करना चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स और वेमेन के अंदर में। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इसका मकसद है जो मिलेट्स हैं, हमारे मोटे अनाज हैं, कोर्स सीरियल्स है, अनपॉलिश्ड राइस है, इसके कंजम्पशन को प्रमोट करना। चौथा स्टेटमेंट बोलता है कि जो पोल्ट्री एग्स है इनके कंजम्पशन को प्रमोट करने भी यहाँ पर इसका ही एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो हो गए चारों स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट को देखते हुए आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको उठाना है। ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 and 4 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 3 and 4 ओनली। मतलब यह है कि इन ऑब्जेक्टिव्स में से हो सकता है इसके 2 ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव भी हो, वो आपको बताना है। तो सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ, जो थंबनेल में आर्टिकल है यानी टर्की को लेकर जो मैंने आर्टिकल मैंशन किया है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज संडे है। संडे में फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का एक पेज आता है, वहाँ पे एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल आया, या आप कह सकते हो संडे का एडिटोरियल आया है। वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये टर्की न्यूज़ में इतना ज़्यादा क्यों आ चुका है, रशिया का जो कच्चा तेल है इसको लेकर क्या बवाल चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, ये प्राइस कैप क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर आगे हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन पहले छोटे छोटे आर्टिकल्स को कवर कर लेते हैं फटाफट। लेकिन वेट, एक चीज़ और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना। दिसंबर महीने का जो वीकली कंपाइलेशन है, यानी कि देखो आज संडे है, संडे से पहले वाला महीना सप्ताह यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी करंट अफेयर न्यूज़ में थे, यानी जो आपका शाम वाला वीडियो आ रहा था उसका कंपाइलेशन मैंने ऑलरेडी कल टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। प्लीज़ जाकर सभी लोग डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में देखने को मिलेगा। यानी एक स्लाइड हिंदी की है तो एक उसके बाद वाली स्लाइड इंग्लिश की, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, एक स्लाइड इंग्लिश की है तो उसके बाद वाली यहाँ पर हिंदी की है। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये इंग्लिश वाली स्लाइड है, उसके बाद हिंदी वाली, देन इंग्लिश वाली, देन हिंदी वाली। तो दोनों ही मीडियम्स के जो लोग हैं ना, उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सारे के सारे करंट अफेयर जो भी सप्ताह के अंदर चल रहे थे वो सब यहाँ पर आपको कंपाइल करके प्रोवाइड करवा दिया। हालांकि इस पीडीएफ का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर जो स्लाइड्स है वो बनाई गई हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर इसका साइज़ बढ़ गया है तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, इन दोनों ही पीडीएफ को सेपरेट बना दूंगा, यानी कि हिंदी वाली अलग और इंग्लिश वाली अलग। तो प्लीज़ मेक श्योर करना सभी लोग इसका भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठाएं, क्योंकि कल बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, ऑब्वियसली पूरा दिन लग गया यहाँ पर इस हिंदी कंटेंट को तैयार करने में। लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये शाम वाले वीडियो का तो मामला हो गया पूरी तरह से सॉल्व, है ना, कि शाम वाला वीडियो हमें हिंदी में कंटेंट नहीं मिलता, क्योंकि देखो इस चैनल पर ना बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ में हिंदी मीडियम वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी परेशानी होती है जब एक भाषा में सब कुछ चलता है। तो इंग्लिश में तो वैसे ही आपको बहुत लंबे समय से स्टार्टिंग से ही जो है पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो इंग्लिश में मिल रहा है। तो मैंने सोचा जब स्टार्टिंग से हम वो कर रहे हैं तो अब यहाँ पर
थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले लोग साथ में जुड़े हुए हैं लंबे समय से, उनको भी सपोर्ट मिल जाए। और लोगों की डिमांड भी बहुत समय से है कि सर जो है कंटेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है हिंदी माध्यम में। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर पीडीएफ के अंदर दे दी हैं, इसको डाउनलोड कर लेना। यानी शाम वाली वीडियो का तो मामला आपका सॉल्व हो गया। जो भी द हिंदू के अलावा अलग जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, उन सोर्सेज के जो भी आर्टिकल्स न्यूज़ में रहते हैं, करंट अफेयर में रहते हैं, उनका मामला आपका सॉल्व हो गया है। वहाँ से आप टेंशन खत्म कर देना, वो सब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल रहा है। तो आप कहोगे सर मेन तो द हिंदू है, हमें द हिंदू का कंटेंट भी चाहिए हिंदी में। तो देखो यार, द हिंदू का कंटेंट मैं अभी मॉर्निंग में इंग्लिश में दे रहा हूँ, आपको पता होगा। पीडीएफ आपको मिलता है, उसमें इस प्रकार से येलो कलर के छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, जिसको आप लोग एक ऐप एडोब एक्रोबैट ऐप के नाम में जब आप पीडीएफ को ओपन करोगे तो वो सब कुछ ओपन हो जाता है। और वैसे ही लोग कर रहे हैं, हज़ारों लोग डेली बेसिस पर वैसे ही अपने डिजिटल नोट्स बना रहे हैं, जो मैं पीडीएफ देता हूँ उसी के बेसिस पर, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डेली बेसिस पर उसको यहाँ पर हिंदी में भी तैयार करना तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लग जाता है। तो क्या हिंदी में नहीं दोगे क्या? नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पर एक सोल्यूशन निकाला गया है, वो ये है कि जैसे अभी यहाँ पर ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, हम लोग 11 दिसंबर पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर हमारे 20-22 दिन, और 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक जो भी हमारा पूरा महीना होगा ना, पूरे महीने का द हिंदू का यानी जो मॉर्निंग वाला वीडियो है, इसी का भी ऐसे ही पीडीएफ मैं बना दूंगा, ऐसे ही पीडीएफ इसका भी जो मॉर्निंग वाला वीडियो है। तो वो जो पीडीएफ है A4 साइज़ में बना दूंगा उसको मैं अच्छे से। तो आर्टिकल के नीचे जो भी यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वो सब लगाकर तैयार कर दिया जाएगा। डेट वाइज मैं वो पूरा का पूरा कंटेंट रेडी करवा दूंगा। तो वो जो पीडीएफ रेडी होगा ना, वो पीडीएफ भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, वो आपको मंथ के एंड में मिलेगा। जैसे ये पूरा दिसंबर का महीना हो गया, इस दिसंबर के महीने में जो जो हमारे करंट अफेयर रहेंगे मॉर्निंग वाले वीडियो में, उसको मैं तैयार करता चलूँगा अलग से पीडीएफ के अंदर में। फिर जैसे ही मंथ एंड होगा ना, जैसे हम लोग अभी 2023 में जनवरी में आ जाएंगे, तो 1 या 2 या फिर 3-4 जनवरी तक जो है मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इससे होगा क्या, जो भी यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लोग जिनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, उनको भी हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ में सबका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आप पूरे महीने वीडियोस तो देख ही रहे हो, चीज़ें याद रह रही हैं, पीडीएफ को रिवाइज कर रहे हो, सब चीज़ कर ही रहे हो। बस एट द लास्ट आपको मैं जब वो मंथ के एंड में वो पीडीएफ दे दूंगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, मॉर्निंग वाले द हिंदू के वीडियो की, जिसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सब कुछ होगा। तो उसको लास्ट वक्त पर रिवाइज कर लेना, आपका रिविजन भी पक्का हो जाएगा और चीज़ें याद भी हो जाएंगी। और मतलब जो करंट अफेयर है उससे आप मतलब अवेयर रहोगे, जो भी चीज़ें आप लोगों ने पड़ी हुई हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका एक सोल्यूशन निकल कर आ चुका है, यानी कि जो कंटेंट है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रहेगा, चाहे वो मॉर्निंग वाले वीडियो का हो, चाहे वो इवनिंग वाले वीडियो का हो। हालांकि थोड़ा थोड़ा लेट मिले, लेकिन कोई बात नहीं, कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस के साथ में लिंक कर सकते हो। बात यहाँ पर क्या की जा रही है, लैंडिंग अ हेल्पलाइन हैंड टू एलिमिनेट टीबी एज अ निश्चय मित्रा। निश्चय मित्रा के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। देखो, निश्चय मित्रा को लेकर आया गया है ताकि जो टीबी वाली बीमारी है, यानी ट्यूबरक्लोसिस वाली बीमारी है, इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकें। क्योंकि इंडिया के अंदर आज के समय पर टीबी की बीमारी बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है। वो नंबर, वो स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर हम देखें, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो टीबी है ना, वो कहीं ना कहीं पुअर न्यूट्रिशन से लिंक करता है। यानी कि अगर मान लो एक व्यक्ति का डाइट अच्छा नहीं है, उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, उसको एक अच्छा पोषण भरपूर खाना नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी लिंक आपको टीबी के साथ में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो व्यक्ति बीमारियों का बहुत जल्दी शिकार भी बन जाता है। तो ये जो टीबी है ना, टीबी के चक्कर में क्या होता है, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा ख़त्म होने लग जाते हैं, और वो व्यक्ति अच्छा खाना नहीं ले रहा होगा तो वो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। उस व्यक्ति को वो जो टीबी है वो और ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। होता नहीं, टीबी के अंदर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर बोला यह जाता है कि एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना चाहिए टीबी पेशेंट्स को। अगर कोई भी यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित व्यक्ति है तो उसका हमेशा जो डाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए, ताकि उसका यहाँ पर वेट गेन भी हो, है ना, उसकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो बनी रहे और बढ़ती रहे, उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो यहाँ पर इम्प्रूव रहे। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स चला रहे हैं ताकि इस टीबी को रोका जा सके। तो ध्यान रखना, हमेशा एक अच्छा जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं टीबी वाली बीमारी को हरा सकता है। तो ऐसे ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन लेकर आने के लिए सरकार ने ढेर सारी स्कीम्स को लेकर आई है। वैसे यहाँ पर एक निश्चय पोषण योजना था, निश्चय पोषण योजना 2018 में लेकर आई गई थी। ये जो निश्चय पोषण योजना है ना, ये हमारे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का ही हिस्सा है। आपको पता होगा
पूरे कंट्री के लेवल पर टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, नाम था नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। यानी हम अपने पूरे देश भर में से जो टीबी के केसेस हैं उनको एलिमिनेट कर सकें, ख़त्म कर सकें, कम कर सकें। तो इसके अंडर में ही क्या होता रहा, अलग अलग करके हम लोग नए नए इनिशिएटिव लेकर आते रहे। तो 2018 में ही इसी के अंडर निश्चय पोषण योजना को लेकर आया गया, जहां पर एक डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जाता है टीबी के पेशेंट्स को। मन को लगभग यहाँ पे डायरेक्टली उनको कुछ पैसा प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि वो अपना जो है वो ट्रीटमेंट करवा सकें। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मेंशन की जाती है वो है जन भागीदारी, यानी लोगों का पार्टिसिपेशन। हम सभी लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि हाँ टीबी किस प्रकार की बीमारी है, इसके बारे में लोगों को यहाँ पर जागरूकता होनी चाहिए, कैसे यहाँ पर इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स को लेकर आया गया। ऐसे यहाँ पर निश्चय मित्रा को भी लेकर आया गया। अब निश्चय मित्रा क्या है, आओ इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। अब मैं आपको कुछ डेटा पर लेकर चलता हूँ। ये तो आर्टिकल में बात की गई है जो कि आपके एग्जामिनेशन में काम नहीं आने वाली, लेकिन अब जो यहाँ पे अलग से मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ ये बहुत काम में आने वाला है। इसको बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। तो हमारे देश भर में ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस हैं वो तेज़ी से निकले। इसको एलिमिनेट करने का हमने एक टारगेट रखा कि 2025 तक क्या करेंगे, हम इन ट्यूबरक्लोसिस के केसेस को ख़त्म कर देंगे। इसको देखते हुए रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान भी यहाँ पर चलाया था, इस अभियान को लॉन्च किया था। अब पहले हमें समझना होगा बिल्कुल बेसिक्स कि आखिरकार ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। डिजीज़ से रिलेटेड डायरेक्टली यहाँ पर सवाल बन जाता है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही कारण है ट्यूबरक्लोसिस का, नाम ध्यान रखना। उसके बाद होता है क्या, ये डायरेक्टली लंग्स को, आपके फेफड़े को अफेक्ट करता है और फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे और बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट करता है। अच्छी बात यह है कि टीबी ट्रीटेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है, क्योरेबल डिजीज़ है। लेकिन बुरी बात यहाँ पर यह है कि ये टीबी ट्रांसमिट भी हो जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से फैलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सपोज़ यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर यह है जो कि टीबी से पीड़ित है। अब यहाँ पर क्या है, ये मतलब आप कह सकते हो ये दूसरे व्यक्ति के पास में इसने हवा में ही खांस दिया, छींक दिया, तो इसके जो भी जर्म्स हैं ना वो उस एयर के अंदर सस्पेंड हो गए, एयर के अंदर आ गए। तो क्या होगा, अगर वो दूसरा व्यक्ति उस एयर के कांटेक्ट में आएगा तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर इस टीबी का शिकार बन सकता है। फिर बात आती है सिम्टम्स की। तो बहुत कॉमन सिम्टम्स यानी लक्षण देखने को मिलते हैं टीबी के अंदर में। जैसे यहाँ पर आप देखोगे चेस्ट के अंदर पेन होना, है ना, सीने में दर्द होना, शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, वेट लॉस होना, बहुत तेज़ी से वेट गिरने लगता है, बुखार हो जाना, रात में पसीना आना। तो ये सारे लक्षण देखने को मिल जाते हैं टीबी के। अब इसको ठीक करने के लिए हमारे पास में एक वैक्सीन है, आपने बहुत बार सुना होगा बीसीजी वैक्सीन के बारे में। तो ध्यान रखना, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, बैसिल कैल्मेट ग्यूरिन। ये बेसिकली एक वैक्सीन है जो कि टीबी की बीमारी के लिए लगाई जाती है। अब ये तो हमने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में समझा, मतलब पार्ट 1 इस आर्टिकल का कवर हो गया। अब पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 मतलब अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा मेंस के लिए देखते हैं। मेंस के लिए आपके पास में कुछ डेटा आता है, कुछ स्टैटिस्टिक्स आता है। स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि लगभग टोटल 1.5 मिलियन के आसपास जो लोग हैं ना, उनकी डेथ हुई है टीबी से। कब हुई है, साल 2020 में। केवल और केवल साल 2020 में 15 लाख के आसपास लोगों की जान गई थी इस टीबी की वजह से। तो आप इमेजिन कर सकते हो। और 10 मिलियन के आसपास जो लोग हैं ना वो बीमार पड़ गए थे। और इन सब डेटा में, ये तो मैंने पूरे दुनिया भर का डेटा आपको बताया था, इस पूरे डेटा में जब आप लोग इंडिया को देखते हो तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर इन सारे डेटा में से सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया के अंदर निकल कर आए थे। फिर बताया ये जाता है कि भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग बीमार हैं आज के समय पर इस टीबी से, और अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के आसपास लोगों की जान जाती है हर साल इस टीबी की वजह से। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे मेजर चैलेंज आपको देखने को ये मिलेगा कि हम इसको अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत लंबे समय से जो ये टीबी है लोगों को यहाँ पर ये अफेक्ट कर रहा है। और इसमें दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि हमारे पास में देखो जो प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा है नहीं। ये हमने कोविड में भी देख लिया था। फिर उसके बाद में गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अब या पोवर्टी है, वहाँ पे लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे वो बीमारी का शिकार भी बन रहे हैं, और बीमारी का अगर शिकार बन जा रहे हैं और उसके बावजूद न्यूट्रिशन नहीं लेते, अपने बॉडी के अंदर में अच्छा खाना नहीं खाते हैं, तो और ज़्यादा बुरी हालत हो जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, जिसकी वजह से हम टीबी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बट हुआ क्या, इन सब चीज़ों को देखते हुए
यहाँ पर एक अभियान लेकर आया गया, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जहाँ पे हमारा टारगेट ये था कि हम लोग इंडिया को टीबी से मुक्त कर दें। अब ये इस अभियान के बारे में ध्यान रखना, अगेन ये आपको जीएस पेपर नंबर 2 में हेल्प करेगा, क्योंकि जो भी अभियान, योजना, मिशन, स्कीम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब को लेकर हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। तो इस अभियान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। यहाँ पे हमारा मकसद है कि जो भी हमारा देश थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है टीबी को ख़त्म करने के लिए, इस प्रोग्रेस को हम और ज़्यादा बढ़ा दें, इसकी गति को बढ़ा दें, 2025 तक हम लोग यहाँ पर टीबी को एलिमिनेट कर दें। इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि जो भी पेशेंट्स है, जो भी यहाँ पर मरीज़ देखने को मिलेंगे टीबी के, उनको यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, ताकि यहाँ पर हम इस टीबी को रोक सकें। अब इसी पर्टिकुलर अभियान के अंदर में बहुत सारे अलग अलग के कंपोनेंट्स हैं, जैसे निक्षय मित्रा, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग निक्षय मित्रा इनिशिएटिव की अगर हम लोग बात करें तो ये इनिशिएटिव क्या करता है? ये इंश्योर करता है किस चीज़ के बारे में कि जो भी यहाँ पर टीबी का पेशेंट्स है ना, उनको हम लोग क्या करेंगे, उनका डायग्नोस्टिक करवाना, उनकी जाँच करवाना, न्यूट्रिशन सपोर्ट देना, वोकेशनल सपोर्ट देना, अलग से ट्रेनिंग देना। तो ये सारा काम यहाँ पर टीबी के पेशेंट्स के लिए किया जाता है इस निक्षय मित्रा के अंडर में। फिर इसी से रिलेटेड एक और है, वो है निक्षय डिजिटल पोर्टल। ये यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जिस प्लेटफॉर्म के तहत टीबी पेशेंट्स को एक कम्युनिटी का, पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि यहाँ पर उसके अंदर हम एक हौसला बना रखें, उसके बाद में कम्युनिटी जो है उसको लगातार सपोर्ट करते हुए चले। अब इसी प्रकार से और भी अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमने ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग स्टार्ट किए हुए हैं। दुनिया भर में ढेर सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक जॉइंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसका नाम है फाइंड ट्रीट ऑल। टीबी की बीमारी वाले लोगों को ढूंढो, उसको ठीक करो और ख़त्म करो उस टीबी को, एंड टीबी करके यहाँ पर आप कह सकते हो इनका एक इनिशिएटिव है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसी प्रकार से और भी इनिशिएटिव यहाँ पर दुनिया भर के लेवल पर स्टार्ट करे गए हैं। और आपने एक बात यहाँ पे नोट डाउन करके रखनी है, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, यही क्या करता है, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट को भी रिलीज़ करता है। ऐसे सवाल ढेर सारे आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के अंदर में। ये रिपोर्ट कौन सी बॉडी रिलीज़ करती है, ये इंडेक्स कौन सी बॉडी लेकर आती है, ये रैंकिंग कौन सी बॉडी तैयार करती है, आपको ऐसे में कई सवाल दिखा सकता हूँ। तो ध्यान रखना, ये जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है ना, ये कौन रिलीज़ करता है? ये WHO रिलीज़ करता है। आपसे डायरेक्टली सवाल बन सकता है। अब इंडिया के एफर्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि भारत ने यहाँ पर किस किस प्रकार से काम किया है टीबी को ख़त्म करने के लिए। तो इंडिया का यहाँ पर खुद का एक नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जिसका मकसद है, हमारा गोल है टीबी को हम ख़त्म कर सकें 2025 तक। और जो हमारे टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर टोटल हमारे 17 गोल हैं, जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं, जहाँ पे हमें बीमारी से भी लड़ना है, गरीबी से भी लड़ना है, भूखमरी से भी लड़ना है, सब चीज़ों से लड़ना है। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया इस पर्टिकुलर टारगेट की तरफ भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में NSP देखने को मिलेगा, यानी कि नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान देखने को मिलेगा। ये भी बेसिकली इस प्लान के बाद निक्षय इकोसिस्टम, उसके बाद में निक्षय पोषण योजना, देन उसके बाद टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, ये सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पर टीबी को टैकल करने के लिए स्टार्ट करे गए थे। आज के समय पर आपको अलग अलग वैक्सीन्स, इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 वैक्सीन्स देखने को मिलती हैं, VPM वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002, फिर MIP माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानिल। ये अलग अलग यहाँ पर इनिशिएटिव्स हैं जिसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, डेवलप किया गया है। इन वैक्सीन्स को यहाँ पर डेवलप किया गया है। ये जो वैक्सीन्स हैं इनके ऊपर यहाँ पर जो ट्रायल है वो आपको देखने को मिलेगा, जारी किए गए थे। ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में निक्षय पोषण योजना के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके अंदर एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है, 500 रुपये का सपोर्ट दिया जाता है पेशेंट्स को, ताकि वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकें। फिर उसके बाद में हमारे पास में एक इनिशिएटिव और है, वो है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का। यहाँ पे सरकार का मेजर फोकस है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की एक डिजिटल हेल्थ ID को बनाएं, टीबी पेशेंट्स के लिए डिजिटल हेल्थ ID को बनाई जाए, ताकि यहाँ पर इनका प्रॉपर डायग्नोस्टिक जांच पड़ताल की जा सके, प्लस यहाँ पर पूरा जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल करवाया जा सके। तो इसको लेकर हमने ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया हुआ है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट आर्टिकल। ये आपने यहाँ पर थोड़ा देखा टीबी को लेकर क्या प्रॉब्लम्स है, निक्षय मित्रा क्या है, इसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल न्यूज़ में था। अब मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल के सारे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिंक कर दिए। निक्षय मित्रा क्या है, इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है इसका टीबी का, प्लस टीबी एग्जैक्टली क्या है वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया।
तो निश्चय मित्रास कौन है, समझ में आ गया ना। कुछ वॉलंटियर्स यानी स्वयं सेवक हैं। ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, एनजीओ भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि यहाँ पर एक कमिटमेंट ले और यहाँ पर इस टीबी को ख़त्म करने में मदद करे। और कैसे कर सकता है वो ख़त्म, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत होता क्या कि हम लोग एक न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, एक वोकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं टीबी वाले मरीज़ को, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना। तो एक आर्टिकल हुआ हमारा समाप्त। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। ना अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे और जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर, जैसे स्टार्टिंग में आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, मैप का क्वेश्चन पूछा गया, उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देते रहा करो। उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है। अब ये जो अगला आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम साहब ने लिखा है। हर संडे यहाँ पर इनका एक ना एक आर्टिकल देखने को मिलता है और आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको लेकर यूपीएससी पहले भी सवाल पूछ चुका है और आने वाले समय पर सवाल पूछने के और भी चांसेस देखने को मिलते हैं। वो क्यों, आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है हॉर्नबिल के बारे में। हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल यहाँ पर एक चिड़िया का नाम देखने को मिलता है। अब इसकी अलग अलग प्रजातियाँ हैं। आज के समय पर भारत के अंदर हॉर्नबिल की टोटल 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उन 9 की 9 प्रजातियों के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी हॉर्नबिल के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको और चीज़ें भी समझनी होगी। देखो, इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी, आपको पता होगा जो ये G20 समिट है ना, अब की बार की जो प्रेसिडेंसीशिप है ये भारत के हाथ में आई है। 1 दिसंबर से भारत यहाँ पर इसका प्रेसिडेंट बन चुका है। अब रिसेंटली क्या होता है, G20 प्रेसिडेंसी का जो लोगो है वो दिखाया जाता है। लोगो, अब तो वो जो लोगो है ना वो बेसिकली कब अनवील किया गया? नागालैंड के अंदर में अनवील किया गया रिसेंटली। नागालैंड के अंदर, क्योंकि हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया है, तो नागालैंड के अंदर अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल का सेलिब्रेशन चल रहा था 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। तो बीच में ही यहाँ पर क्या हुआ कि G20 प्रेसिडेंसीशिप की जो लोगो है वो भी यहाँ पर अनवील की जाती है। तो इस वजह से जो हॉर्नबिल है ना, इनका जो इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो ये नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड के कल्चर को दर्शाता है। नागालैंड के लोगों का जो एक खान पान है, क्विजीन है, वो यहाँ पर दर्शाता है। उसके बाद में यहाँ पर उनका जो कल्चर है उसको समझने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, इसकी वजह से हम लोग एक सुंदर सी बर्ड के बारे में जानते हैं। इसके बारे में जागरूकता फैलती है पूरे दुनिया भर में, पूरे हमारे देश भर में। तो ये जो हॉर्नबिल है ये है क्या एग्जैक्टली, इसके बारे में राइटर चर्चा करते हैं। इनका यहाँ पर कहना यह है कि देखो, जब हम लोग हॉर्नबिल की बात करते हैं तो इसकी अलग अलग प्रजातियाँ हैं। इसमें से एक होती है ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है ना। इसको लेकर शायद यहाँ पर यूपीएससी ने सवाल पूछा है, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सा सवाल था वो। तो ग्रेट हॉर्नबिल जो है ना ये कहाँ पे पाई जाती है? ये हिमालयन फोटेल्स में पाई जाती है और खासकर वेस्टर्न घाट्स में। ध्यान रखना ये बात, ग्रेट हॉर्नबिल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो देखने को मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपको वेस्टर्न घाट्स के अंदर, यानी कि जब आप लोग इंडिया का मैप ड्रॉ करते हो नीचे ऐसे, तो आपको यहाँ पर अलग अलग घाट्स देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, है ना। यही हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स नज़र आते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स पर ग्रेट हॉर्नबिल पाई जाती है। इसके जो पंख है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये ग्रेट हॉर्नबिल है ना, आज के समय पर ये बेसिकली एक स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश और केरला की। इसके जो पंख है लगभग 5 फीट तक फैल जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद में इसकी जो आवाज़ है काफ़ी नॉइसी सी आवाज़ देखने को मिलेगी। फिर इस वाली हॉर्नबिल के बाद यहाँ पर राइटर ने दूसरे हॉर्नबिल के बारे में बताया, वेदर्ड हॉर्नबिल। जो वेदर्ड हॉर्नबिल है ये बेसिकली ब्राउन कलर की होती है, काफ़ी सुंदर यहाँ पर ये देखने में मिलती है और साइज़ जो है ना इसका थोड़ा छोटा सा होता है। ये वाली जो वेदर्ड हॉर्नबिल है ये केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है, यानी नागालैंड, असम, मेघालय, जो ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहीं पर पाई जाती है। फिर इसके बाद में एक आती है ओरिएंटल पेड हॉर्नबिल। तो ये हॉर्नबिल जो है ना ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर में। फिर आती है एक मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। ये ना इसकी मतलब ये जब हॉर्नबिल जब बोलती है, हंसती है बहुत तेज़, तो इसकी आवाज़ जो है वेस्टर्न घाट्स के अंदर गूंजती हैं। वो कौन सी हॉर्नबिल है? मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। ऐसे यहाँ पर इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है, ये बेसिकली यहाँ पर पूरे इंडिया में पाई जाती है थार डेजर्ट को छोड़कर। फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पर इन्होंने जो इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल्स के बारे में मेंशन कर दिया। हालांकि सभी हॉर्नबिल्स के बारे में मेंशन नहीं किया है, मैं अभी आपको सभी हॉर्नबिल्स के बारे में बताऊंगा, डो नॉट वरी। अब होता यहाँ पर यह है, राइटर ये बोलते हैं कि सुंदरता के बारे में, इनके बारे में, इनके यहाँ पे आप देखोगे जो पिक्चर है काफ़ी रंग बिरंगी सी चिड़ियाँ हैं। इंसान अगर बैठ कर देखने लग जाए तो पूरा दिन उसका निकल जाए, उसका मन नहीं भरेगा इतनी सारी सुंदर सुंदर बर्ड्स को देखते हुए। वो चीज़ें हम लोग को नज़र आती हैं। लेकिन हो क्या रहा है ना, पिछले कुछ समय पर इनकी जो संख्याएं वो लगातार कम होती हुई नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हॉर्नबिल है ना इनको ऊंचे ऊंचे पेड़ पसंद है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहती हैं ये ज़्यादातर।
तो आप कहोगे ऊंचे ऊंचे पेड़ पसंद है तो इनकी संख्या कम हो रही है। इससे इसका लिंक क्या है? लिंक यह है कि ऊंचे पेड़ पसंद तो है इनको रहने के लिए, लेकिन उन पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब जब वो पेड़ों की कटाई हो रही है, लगातार पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, जंगल कम होते चले जा रहे हैं, तो ये जो हॉर्नबिल इनका जो घर है, इनका जो हैबिटेट है ना, वो बेसिकली खत्म होता जा रहा है जहाँ पे इनको रहना पसंद है, जिसके चक्कर में इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी हम लोग देख पा रहे हैं पिछले कुछ समय पर डिक्लाइन हुई है। हालांकि पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का जो गति है वो काफ़ी कम है, धीरे धीरे खत्म हो रही है पॉपुलेशन, जो कि यहाँ पर एक अच्छी बात भी है। हम लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ पॉपुलेशन खत्म हो, है ना। तो अभी यहाँ स्पीड बहुत कम है, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है कि हाँ पॉपुलेशन लगातार खत्म तो हो रही है। फिर इसके बाद पहला कारण तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर आप देखने को मिलेगा हंटिंग हो रही है इनकी, बहुत ज़्यादा हंटिंग की जाती है। हंटिंग मतलब यहाँ पर इनको आप कह सकते हो इलीगल तरीके से मार भी दिया जाता है, क्योंकि इन हॉर्नबिल्स के काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल ना नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो यहाँ पर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारी ट्राइबल आपको कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी, वो यहाँ पर हॉर्नबिल का जो ये बी के आगे का जो चोंच है इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे अपना जो हेडगियर सर पे पहना जाता है ना, वो हेडगियर, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको वो पिक्चर भी दिखाऊंगा, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके फैदर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस चक्कर में पता है क्या, इसको बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, और मारने के चक्कर में भी जो है इसकी संख्या लगातार ख़त्म होती चली जा रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी है इस पर्टिकुलर हॉर्नबिल के बारे में। ये बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन करना क्या है, अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर अपने पास में नोट्स की फॉर्म में रखनी है, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। तो वो क्या क्या है रखनी है, चलो अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अब पहले हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक डेटा, यानी जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, जो चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर नहीं है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ हॉर्नबिल, ये जो टर्म है ना, ये वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा है। मैंने आपको बताया इसकी अलग अलग 9 प्रजातियाँ हैं, ग्रेटन हॉर्नबिल, ओपियन हॉर्नबिल, ये अलग अलग यहाँ पर इसके प्रजातियाँ हैं। बट यहाँ पे हॉर्नबिल क्या है, बेसिकली हॉर्नबिल यहाँ पर खुद एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हो वाइड टर्म आ जाता है इन चिड़ियों के मामले में। और इसका जो साइंटिफिक नेम है फैमिली बिकोरॉयडेटा करके आपको ये देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ढेर सारी अलग अलग प्रजातियाँ, जैसे मैंने आपको बताया, सब ट्रॉपिकल अफ्रीका और एशिया के अंदर पाई जाती हैं। भारत की बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, डिस्कस हमने कर लिया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा हॉर्नबिल की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उसके अलावा आप देखोगे ना, जो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के काफ़ी सारे लोग हैं, उनके लिए उनका खुद का एक कल्चरल सिंबल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड इसको मानते हैं अपने लिए, खासकर अरुणाचल प्रदेश की जो नाइशी ट्राइब है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड ये मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय पर इन बर्ड्स को काफ़ी बड़ा खतरा भी पहुंचा है। खतरा क्या है कि इनका जो यहाँ पर कैस्क्स है, यहाँ पर आप देखोगे जो चोंच है ना, बीक जो है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, फैदर का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने हेडगियर को बनाने के लिए। अब वो हेडगियर कैसा दिखता है, मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखो, इस प्रकार से आपको वो हेडगियर नज़र आएगा। ये इन्होंने जो सर पे पहना हुआ है ना, यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर इसी हॉर्नबिल की चोंच है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका जो पर है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, ऐसे आप लोग यहाँ पर देखोगे, है ना। तो ये यहाँ पर चोंच नज़र आएगी हॉर्नबिल की। तो वो चीज़ यहाँ पे बताएगी कि एक सुंदर सा जो हेडगियर यहाँ पे बनाया जा रहा है ना, ये आप लोग देखोगे सभी लोगों ने यहाँ पर इसको पहन रखा है। तो ये कहीं ना कहीं हॉर्नबिल को इसके लिए मारना पड़ जाता है, इस बीक को निकालने के लिए। तो इस हॉर्नबिल के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए इसको मारा जा रहा है। इसके मीट के लिए यहाँ पर इसकी पोचिंग की जाती है। इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। मेडिसिन के अंदर यहाँ पर मतलब दवाइयों की तरह यहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है इसके बॉडी पार्ट्स का। तो उसके लिए यहाँ पर इसकी हंटिंग वगैरह कब सबसे ज़्यादा की जाती है। हालांकि इसको बचाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर स्टार्ट करे गए, और उस प्रोग्राम में एक हमने यहाँ पर मेंशन ये भी कर रखा है कि जो लोग इस हॉर्नबिल के चोंच का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हेडगियर के अंदर सर पे जो लगा कर पहन रहे हैं, वो इन चोंच की जगह फाइबर वाली चोंच का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। फाइबर ग्लास की बनी हुई बीक्स का इस्तेमाल कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। इससे हम लोग हॉर्नबिल को मारने से बचेंगे, इससे यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहेगी। दूसरा यहाँ पर मेंशन किया गया इलीगल लॉगिंग। इलीगल लॉगिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े पेड़ हैं, लंबे लंबे जो पेड़ हैं जहाँ पे हॉर्नबिल्स को रहना पसंद है, उनकी कटाई हो रही है, उसको यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि उन कटाई की वजह से भी इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार यहाँ पर ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि वही एरिया इनका एक नेचुरल हैबिटेट कहलाता है। बात क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है ना, जब हम लोग बात करते हैं हॉर्नबिल की स्पीशीज़ के बारे में, तो भारत के अंदर टोटल 9 हॉर्नबिल की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले 1 2 3 3 स्पीशीज़ तो आपको यहाँ पर ये सामने दिख रही होंगी। द ग्रेट हॉर्नबिल, इसके बारे में ध्यान रखना। ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ पर पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज़ में आपको ये देखने को मिलेंगी। ग्रेट हॉर्नबिल की संख्या सबसे ज़्यादा है इन सभी हॉर्नबिल में से। ग्रेट हॉर्नबिल इंडिया के अंदर, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड भी और केरला की स्टेट बर्ड भी है, ये मैंने आपको बता दिया।
IUCN स्टेटस की बात करें तो इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। पॉपुलेशन इन सब की यहाँ पर लगातार आप देखोगे बहुत कम देखने को मिलेगी, तो IUCN स्टेटस भी आपको ध्यान में रखना होता है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि इनका जो व्यापार वगैरह है उसको आप नहीं कर सकते इतनी आसानी से, तो वहाँ पर इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में रखकर यहाँ पर इनको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है। तो ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में आपको यहाँ पर समझ में आया। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी मैं हॉर्नबिल के बारे में बताऊंगा, उनकी लोकेशन कहाँ पे पाई जाती है, और दूसरा उनका IUCN स्टेटस, इतना ध्यान रखना। फिर आती है दूसरी रफोस नेक्ड हॉर्नबिल। ये आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ती है, इसकी पिक्चर यहाँ पर दिख रही होगी। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्थर्न मोस्ट रीजन में आपको ये देखने को मिलेगी, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर देखने को मिलेगी। और खासकर वेस्ट बंगाल के अंदर जो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर भी ये हॉर्नबिल पाई जाती है। IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में, पहले वाली भी वल्नरेबल में भी थी और ये वाली भी वल्नरेबल में ही है। फिर उसके बाद में तीसरी हॉर्नबिल आती है जिसका नाम है वृद्ध हॉर्नबिल। अब वृद्ध हॉर्नबिल जो है ये केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगी, और इसका IUCN स्टेटस अगेन वल्नरेबल कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको 3 और हॉर्नबिल्स यहाँ पर दिख रही होंगी। 3 तो हमने डिस्कस कर ली, अब 3 ये हैं। तो यहाँ पर है नारकॉन्डम हॉर्नबिल। अब इसकी बात करें तो ये केवल और केवल आपको इंडियन आइलैंड्स में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो यहाँ पर अंडमान्स के अंदर जो नारकॉन्डम है वहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। तो जो खासकर आइलैंड ऑफ नारकॉन्डम है अंडमान्स के अंदर, वहीं पर ये आपको ये हॉर्नबिल देखने को मिलेगी। इसका IUCN स्टेटस अगेन वल्नरेबल कैटेगरी में है। फिर आती है मालाबार पेड हॉर्नबिल। ये आपको इंडिया और श्रीलंका के एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट दोनों ही जगह पर देखने को मिलेगी। इस वाली हॉर्नबिल की जो संख्या है ना, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रही है, तो इस वजह से इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये ख़त्म होने के कगार पर आपको ये नज़र आएगी। फिर उसके बाद में इसके बाद आती है ओरिएंटल पेड हॉर्नबिल। तो इसकी बात करें तो ये बेसिकली सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मोस्ट लो लैंड फॉरेस्ट पर पाई जाती है, और इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, मतलब इसकी संख्या है अच्छी खासी, यहाँ पर ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। तो इन 6 हॉर्नबिल्स के बारे में तो हमने अभी डिस्कशन किया। मैंने बोला था 9 प्रजातियाँ हैं, तो 3 और आ गई ये, और ये टोटल मिलाकर हो जाती हैं हमारे पास में 9 प्रजातियाँ। तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको ये वाली जो हॉर्नबिल देखने को मिलती है ना, एक सेकंड को, हाँ ये वाली, इसका नाम है ऑस्टिन्स ब्राउन हॉर्नबिल। ब्राउन कलर की दिख भी रही है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगी। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंदर नमदपा नेशनल पार्क है, वहाँ पर देखने को मिलेगी। ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, आपसे एक बार सवाल डायरेक्टली पूछा गया है, नमदपा नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर है, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। IUCN स्टेटस की बात करें तो इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। फिर आती है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। अब ग्रे हॉर्नबिल जो है ये केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, अगेन इसकी संख्या है अच्छी खासी। फिर बात आती है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के बारे में। तो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है, सदर्न हिमालयाज़ के अंदर। इसका IUCN स्टेटस अगेन लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन। तो ये तो हो गई हमारी टोटल 9 की 9 प्रजातियाँ, जिसके बारे में आपने पता होना चाहिए। कहोगे इतना सारा याद रखना है? हाँ बिल्कुल याद रखना है। सवाल बन सकता है? हाँ बन सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो UPSC ने साल 2016 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नीचे आपको कुछ रीजन्स के अलग अलग जगह के नाम दिए गए हैं। पूछा ये जाता है कि इन जगह में से ये बताओ कि जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ना, इसका नेचुरल हैबिटेट कौन सा है, कहाँ पर ये नेचुरली पाई जाती है। ऑप्शन ए सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, देन उसका बाद हायर हिमालयाज ऑफ जम्मू कश्मीर, सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात, या फिर वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स का सही आंसर, क्योंकि इन तीनों की जिक्र हमने अभी तक किया नहीं, तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपको वेस्टर्न घाट्स के अंदर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा और जो बाकी हॉर्नबिल्स है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, उनकी लोकेशंस भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। बाकी PDF के अंदर ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। याद कैसे रखें, रिवीजन करें और रिवीजन ही करें। अब एक बात ये आती है कि रिवीजन कैसे करें। देखो यार, रिवाइज़ करो। जैसे आज आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, एक सप्ताह का आपने इकट्ठा कर लिया, आप 24 घंटे के अंदर रिवाइज़ कर लेते हो ना, तो वो चीज़ें याद रहती हैं। फिर हफ्ते के अंदर एक बार रिवाइज़ कर लोगे और महीने में एक बार रिवाइज़ कर लोगे, काम खत्म। नोट्स बनाने की आपको कहीं से कहीं तक ज़रूरत है ही नहीं, अगर आप लगन के साथ में रिविज़न करते हो। ऐसा नहीं कि हाँ बस खाली रिविज़न के नाम पर कुछ किया नहीं। आपने ये पढ़ा अभी पूरा सब कुछ, जो भी आपने मॉर्निंग में वीडियो देखा है ना, ठीक है, बस मॉर्निंग में वीडियो देख लिया, PPT को एक बार देख लिया, बस अब अपना जो बाकी काम है करना स्टार्ट कर दो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बनाने बैठोगे 3-4 घंटे लग जाएंगे, मुझे पता है। फिर
रात में सोने से पहले एक बार उस पीपीटी को निहार लेना, देख लेना अच्छे से कि हाँ यार ये पढ़ा था, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे सवाल पहले पूछे गए, वो मैं आपको साथ साथ बताता हुआ भी चल रहा हूँ। बस आप पढ़ लिया, अब उसका काम खत्म। ऐसे ही कल करना, परसों करना, फिर उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे करते हुए चलना। फिर आ जाएगा संडे। संडे में पूरे सप्ताह का एक बार रिवीजन कर लेना, पूरे सप्ताह का। याद रखना, ऐसा मत सोचना कि यार ये मैंने पढ़ रखा है मुझे याद है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग गलती करते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सप्ताह का संडे में एक साथ रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। अब आपने साथ सबका सब एक साथ रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद में मंडे से आप फिर वैसी नई शुरुआत कर दोगे। फिर संडे में आपके पास में और बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। फिर संडे में, है ना, फिर आपने पूरे सप्ताह ऐसे ही कर लिया। फिर तीसरा सप्ताह ऐसे कर लिया। फिर 3 सप्ताह का इकट्ठा हो गया। अब तीनों सप्ताह का इकट्ठा करने के बाद में महीने का एकदम लास्ट में फिर सारा का सारा रिवीजन कर लो। तो आप कहोगे महीने में सर इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा, रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम, तो रिवीजन करने में सारा का सारा टाइम निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता यार, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप उसका 2 बार रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हो। आपकी रिवीजन करने की जो स्पीड है ना, वो दुगनी से तिगनी हो चुकी है। जो आप तीसरी बार रिवीजन करोगे ना, उसमें आपको मज़े आ जाएगा। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये फटाफट मैंने पढ़ा था और ऐसे ही पेज पलटते हुए चले जाओगे। ऐसा ही होता है, ठीक है ना, सभी के साथ में, अगर आप सही से रिवीजन कर रहे हो तो यही टेक्निक अपनाई जाती है। पढ़ लो, पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं है कि भाई इसके अलावा आपने फिर इंडियन एक्सप्रेस उठा लिया, वहाँ से आप लोग चीज़ें कवर करने लगे, फिर दूसरा सोर्स उठा लिया, फिर वेबसाइट उठा लिया। ऐसा कुछ मत करो। 2 वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उन दोनों वीडियोज़ पर पूरी तरह से रिलाई करो और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन दोनों वीडियोज़ के अंदर मिल जाती हैं। उनको आप अच्छे से फॉलो करो। उसके अलावा कुछ नहीं करना। 1 घंटा मॉर्निंग, 1 घंटा इवनिंग, काम खत्म। उसके अलावा बीच में टाइम दो। पीपीटीज़ वगैरह सब कुछ मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा रहा हूँ और अब मंथली भी दे दूंगा, वीकली आपको मिल रही है। इनका रिवीजन भी करो। बस मैं इतना कर सकता हूँ, आप लोग भी तो इतना कर सकते हो ना, है ना। तो बस खाली पर्पज़ ये है कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस लेकर आओ। बहुत से लोगों के सिलेक्शंस होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग यहाँ पर मैसेजेस करते हैं। तो बस खाली यार इतना सा गोल है। काफ़ी बात हो गई, लेकिन मैंने कल बोला था ग्रुप के अंदर कि हाँ थोड़ा सा रिवीजन करने की टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। तो रिवीजन करने का यही तरीका है। फिर इकट्ठा हो जाएगा मामला बहुत सारा, फिर दो महीने में एक बार रिवीजन कर लेना, फिर 3 महीने में। ऐसे ये रहेगा ना कि आप रिवीजन जब रेगुलर करते रहोगे तो आपको ये लगेगा यार मैं पढ़ चुका हूँ, पूरे साल का करंट अफेयर मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। ऐसा ही होता है। फिर साल में एक बार रिवीजन कर लेना। जब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आने से पहले 3-4 दिन पहले कुछ नया नहीं पढ़ना होता है भाई। 1 महीने पहले भी कुछ नया नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि 1 महीने एग्जाम से 1 महीने पहले का करंट अफेयर पूछे नहीं जाता है। पूरा महीना मिला रिवीजन करने के लिए। तो आप सोचोगे यार सर एग्जाम से 1 दिन पहले कैसे रिवीजन करेंगे, पूरा महीना मिला हुआ रिवीजन करने के लिए। ऐसा नहीं होता, आपको यहाँ पर पूरी टेक्निक के साथ में काम करना होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है। अगेन हम लोग एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जो है एनीमिया। तो ये जो एनीमिया है ना, ये आज के समय पर ये भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ और अभी भी बताता हूँ कि अभी भी जब एनीमिया के बारे में सर्च करोगे ना, तो मेंशन ये किया जाता है कि आज के समय पर इंडिया के अंदर हर दूसरी वीमेन इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम मेन के अंदर यानी पुरुष के अंदर भी देखने को मिलती है। लेकिन पुरुष के अंदर इतनी ज़्यादा बुरे हालात नहीं होते हैं एनीमिया को लेकर, जितने ज़्यादा बुरे हालात महिला में हो जाते हैं। वो बात इस आर्टिकल में मेंशन की गई। तो जो एनीमिया है ना, ये गांव के अंदर आप देखोगे तो हर 10 लोगों में से 3 पुरुष को भी आपको ये देखने को मिलता है। हर 10 पुरुष में से 3 पुरुष को भी देखने को मिलेगा। किसकी वजह से होता है एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। आयरन की कमी हो जाना, ब्लड बॉडी के अंदर कम हो जाना, इसी को हम लोग यहाँ पर एनीमिया बोलते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस ये भी करेंगे कि जो आयरन सप्लीमेंटेशन है, कि आपने आयरन का एक सप्लीमेंट ले लिया, कोई टैबलेट वगैरह खा ली, तो क्या उससे काम हो जाएगा? क्या समझेंगे? अगर उससे काम नहीं होगा तो कैसे काम होगा, तो वो भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे बोला गया कि देखो जो मेंस है ना, तो खासकर अगर हम पुरुष की बात करें तो मेन जो हैं इनके अंदर भी एनीमिया देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? अगर उनके बॉडी में जो ब्लड का लेवल है, ब्लड का जो कंसंट्रेशन है ना, वो बेसिकली 13 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम है, 13 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम है, तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो वो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं एनीमिया से सफ़र कर रहा है। एक स्टडी ने रिसेंटली हम लोग को ये बताया है कि लगभग हर 10 आदमियों में से 3 आदमी कहीं ना कहीं गांव के अंदर एनीमिक हैं, यानी कि एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। और वेमेन को लेकर क्या बोला जाता है कि हर दूसरी वेमेन जो है वो कहीं ना कहीं एनीमिया से सफ़र कर रही है। बात क्लियर हो गई? अब अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको डेटा से ही बता दिया कि हाँ मेन के अंदर थोड़ा सा कम एनीमिया देखने को मिलता है, वेमेन में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब आयरन डेफिशिएंसी की बात करते हैं, क्योंकि एनीमिया हो किस वजह से रहा है? आयरन की कमी की वजह से। बॉडी में आयरन की कमी हुई जिसकी वजह से एनीमिया सफ़र करवाता है। अब आयरन की कमी के पीछे का कारण क्या है ये भी आपको समझना होगा। आयरन की कमी तब होती है जब उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर में
फोलेट की कमी हो गई है, विटामिन B12 की कमी हो गई है, विटामिन ए की कमी हो गई है। तो ये जो विटामिन है, फोलेट है, इनकी जब कमी हो जाती है तो इसके चक्कर में आयरन की कमी होगी, और आयरन की कमी होगी तो कहीं ना कहीं ब्लड की कमी देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग एनीमिया वाली कंडीशन बोलते हैं। लेटेस्ट स्टडी ने हम लोग को ये दिखाया, जो खासकर रूरल मैन है, गांव के अंदर जो आपको पुरुष देखने को मिलेंगे जो एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं, उनके अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिली है। और एनीमिया जो भी यहाँ पर मैन के अंदर देखने को मिल रहा है, ये आयरन डेफिशिएंसी से हो तो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आयरन डेफिशिएंसी होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा बुरे हालात मैन के नहीं होते, वेमेन के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वेमेन में होता क्या है ना, कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना, उस मंथ में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन की वजह से बॉडी में से आयरन और ज़्यादा निकल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो मेन है वो बेसिकली उनका कोई ब्लड जा नहीं रहा है, कोई ब्लड यहाँ पर लूज़ हो नहीं रहा है ना। मतलब कोई दूसरी कंडीशन आ गई जहाँ पे उनका ब्लड निकला बॉडी से, वो बात अलग थी। लेकिन जो वेमेन है उनको मेंस्ट्रुएशन को फेस करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से उस सिचुएशन की वजह से बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जा रही है, आयरन की कमी हो जा रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल मेंशन की गई। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में बताया गया कि ये जो एनीमिया है, इसको टैकल करने के लिए क्या कोई हम सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं? आयरन का सप्लीमेंटेशन, कोई हम लोग अगर दवाई वगैरह खा लें, टैबलेट खा लें बॉडी के अंदर खून को बढ़ाने की, तो क्या ऐसे काम चला जा सकता है क्या? देखो, हो सकता है, बट लेकिन यहाँ पर अगर आप एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास में हो गई या आपने कंसल्टेशन प्रॉपर नहीं किया है, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं असर नहीं करेंगी। तो आपका फोकस जो हमेशा होना चाहिए एक नेचुरल डाइट के ऊपर होना चाहिए। आप हमेशा एक डाइवर्सिटी फूड को कंज्यूम करो, यानी अलग अलग प्रकार के जो फूड हैं, आपने जो डाइट ली है उसमें खाना आपकी हरी सब्जियां हो गई, उसके बाद में कुछ फ्रूट्स हो गए, उन चीज़ों को ऐड करो। इस इनटेक की वजह से यहाँ पर आप बॉडी के अंदर आयरन को बढ़ा सकते हो। जैसे पालक हो गया, पालक के अंदर बहुत आयरन होता है ना। पालक के अलावा किशमिश हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, अंडे हो गए, इन सब चीज़ों के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो नेचुरल डाइट्स की मदद से हम लोग यहाँ पर जो आयरन है उसको अपने बॉडी के अंदर ले सकते हैं। सप्लीमेंटेशन से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर यह है कि आप नेचुरल चीज़ की तरफ आगे बढ़ो, तो वो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ठीक करेगी। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। ये एनीमिया को लेकर मैन की क्या कंडीशन है वो मैंने आपको समझाया, वेमेन ज़्यादा सफ़र क्यों करती हैं उसके पीछे का रीज़न भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि वो रीज़न है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। अब इस आर्टिकल के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, एनीमिया क्या है ये मैंने आपको बता दिया। एक ऐसी कंडीशन जब बॉडी के अंदर से रेड ब्लड सेल्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ये इनसफिशिएंट हो जाते हैं। और ये जो ब्लड है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इन्हीं का काम ये भी होता है कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को वो कैरी करते हैं, इन्हीं की कमी हो जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई। आयरन डेफिशिएंसी एक सबसे बड़ा कारण है एनीमिया का। और आयरन डेफिशिएंसी के अंदर अगर हम लोग बात करें, जैसे कि फोलेट, विटामिन B12, विटामिन ए, इन सब चीज़ों की कमी हो जाना, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसान के अंदर एनीमिया जैसी सिचुएशन आती है। अब एनीमिया के दौरान होता क्या है, आप कह सकते हो थकान जल्दी हो जाना, कमज़ोरी हो जाना, नींद आना बहुत ज़्यादा, आलसीपन होना, है ना, तो ये देखने को मिलेगा। फिर जो प्रेग्नेंट वेमेन होती हैं और जो बच्चे होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा जो एनीमिया है वो सफ़र करवाता है। प्रेग्नेंट वेमेन और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर ये माना जाता है। इनफैक्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इंडियन वेमेन और जो चिल्ड्रन है ना, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस एनीमिया की वजह से। फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी यहाँ पर वेमेन देखने को मिलती हैं रिप्रोडक्टिव एज के अंदर में, इनके अंदर में जो हेमोग्लोबिन है यानी कि जो ब्लड का लेवल है वो काफ़ी कम होता है। अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम देखने को मिलता है, या फिर बच्चों की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों के अंदर अगर जो ब्लड का लेवल 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम देखने को मिलता है तो उसको हम लोग एनीमिया कंडीशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसके बारे में। मान लो यहाँ पर कोई वेमेन है अपनी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर में और उसका अगर जो ब्लड लेवल है वो 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो एनीमिया से सफ़र कर रही है, और बच्चे के अंदर अगर 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम ब्लड है तो वो कहीं ना कहीं एनीमिया से सफ़र कर रहा है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये कंडीशन है जिसके बेसिस पर हम लोग पता लगाते हैं कि वो व्यक्ति एनीमिया से सफ़र कर रहा है या नहीं। अब एनीमिया को टैकल करने के लिए, इससे निपटने के लिए ढेर सारे अलग अलग प्रकार के कदम उठाए गए हैं। जैसे एनीमिया मुक्त भारत चलाया गया, जैसे टीबी मुक्त भारत मैंने पढ़ाया था ना, वैसे यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत को स्टार्ट किया गया था साल 2018 में, जहाँ पे हमारा मेजर मकसद था एनीमिया का जो रेट है इसको हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर सकें। हमारा टारगेट ये था कि जो बच्चे जिनकी उम्र 6 से लेकर 59 मंथ्स तक के आसपास है, या 5 से लेकर 9 साल के बच्चे हैं, या जो एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ हैं जिनकी उम्र 10 से 19 साल के आसपास है, या वेमेन है जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है 15 से 50 साल के आसपास हैं, इन सभी लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, इसके अंदर यानी कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत कवर किया गया था। फिर यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम चलाया जाता है विव्स का, मतलब कि वीकली आयरन एंड फॉलिक
एसिड सप्लीमेंटेशन। ये जो प्रोग्राम है इसको लेकर आया गया है ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो भी एनीमिया से पीड़ित बच्चे हैं, उसके बाद में यहाँ पर वेमेन है, उन सबको क्या किया जा सके, एक सप्लीमेंटेशन दिया जा सके। जो आयरन फॉलिक एसिड वाली टैबलेट्स है ना, ये टैबलेट्स प्रोवाइड करवाई जा सकें जिससे यहाँ पर वो एनीमिया से आप कह सकते हो उभर कर निकल कर आएँ। बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने आपको अलग से डेटा प्रोवाइड करवा दिया, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अभी जो हमने ये 3-4 आर्टिकल डिस्कस करे ना, ये पूरा का पूरा साइंस एंड टेक का पेज था। साइंस एंड टेक पूरा निचोड़ डाला है हम लोगों ने आज का, क्योंकि संडे में साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम हर रोज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। संडे में एडिटोरियल आते नहीं है, कोई छोटे न्यूज़ आर्टिकल ज़्यादा आते नहीं है। यही 2 पेज साइंस एंड टेक और इसके बराबर वाला फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन वाला पेपर, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। यहाँ पर इस पर अभी जो हमने थंबनेल के अंदर लगा रखा है ना, टर्की वाली जो सिचुएशन है, आओ थोड़ा अब यहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल के अंदर बोला गया वाई आ प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। तो आप कह सकते हो पूरा का पूरा आज का ये एडिटोरियल है, हमारे 2 एडिटोरियल आज ये भी हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको पता होगा जो रशिया का तेल है ना, इसके ऊपर एक प्राइस कैप लगा दिया गया, यानी कि बोला गया कि भैया इतना अमाउंट है, $60 बिलियन का एक प्राइस कैप लगा दिया गया। और ये प्राइस कैप किसने लगाया है? ये प्राइस कैप लगाया है यूरोपियन यूनियन, उसके बाद में G7 और ऑस्ट्रेलिया। तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया अलग क्यों लिखा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ना यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है ना G7 का हिस्सा है। तो इन तीनों ने ही मिलकर बोला ये कि रशिया का जो कच्चा तेल है ना, इसके ऊपर हम लोग $60 बिलियन का प्राइस कैप लगा रहे हैं। सॉरी, $60 बिलियन बोल रहा हूँ, $60 पर बैरल का प्राइस कैप लगा रहे हैं। यानी कि जो आपको पता होगा इंटरनेशनल लेवल पर जो कच्चा तेल परचेज किया जाता है ना, वो बैरल के हिसाब से किया जाता है। बैरल के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ देखा जाता है। तो बैरल के अंदर कितने होते हैं? लगभग एक बैरल में अप्रॉक्स 159 लीटर्स के आसपास देखने को मिलेगा, 159 के आसपास। तो बोला यह गया कि रशिया से अगर कोई भी देश कच्चे तेल को परचेज करता है, खरीदता है, तो उसको 60 बिलियन, सॉरी फिर 60 बिलियन निकला है, $60 से ज़्यादा अमाउंट नहीं देना है ना। एक बैरल का $60 से ज़्यादा अमाउंट नहीं देना है, ठीक है ना। जबकि रेट कितना चल रहा है? रेट यहाँ पर 80 से ज़्यादा का चल रहा है। तो आप कहोगे रशिया को जानबूझकर ये कंट्रीज़ यहाँ पर एज प्रेशराइज कर रही हैं कि रशिया को कम पैसा मिले, इनका नुकसान हो। ये तेल अपना बेच सकते हैं, ठीक है, तेल बेचते रहें, लेकिन इनको नुकसान बहुत ज़्यादा हो, बहुत भारी नुकसान हो। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर बहुत कम प्राइस सेट किया है रशिया के लिए। और दुनिया भर की कंट्रीज से यहाँ पर इन तीनों लोगों ने, यानी यूरोपियन यूनियन, G7 और ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इतने ही रुपए में रशिया से तेल परचेज करना है। $60 से ऊपर तो ₹1 नहीं देना है, $60 से नीचे नीचे आप अमाउंट दे सकते हो। इससे क्या होगा? रशिया को बहुत लॉस होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है रेट बहुत ज़्यादा, रशिया को दे दिया जा रहा है बहुत कम पैसा। तो रशिया को लॉस होगा, रशिया के पास में कोई रेवेन्यू जनरेशन होगा नहीं। अब ऐसा यहाँ पर ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो अटैक हुआ है ना, यूक्रेन पर जो लगातार रशिया अटैक कर रहा है, उस चीज़ को यहाँ पर रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है, ऐसा इन तीनों लोगों का कहना है। अगर किसी ने ये बात नहीं मानी तो, अगर नहीं मानी तो उन कंट्रीज़ के अंदर जो जहाज़ होते हैं ना, जो भी आप कह सकते हो ऑयल टैंकर होते हैं, ऑयल टैंकर को लेकर जो फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो सारी की सारी इन्हीं देशों से आती हैं। यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ प्रोवाइड करवाती हैं, G7 की कुछ कंट्रीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। उन्होंने बोला कि हम अपनी फैसिलिटीज़ आपके यहाँ से ख़त्म कर देंगे। जैसे इंडिया के अंदर और बाकी कंट्रीज़ के अंदर में ऑयल टैंकर की जो फैसिलिटीज़ है वो ये कंट्रीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। इन्होंने ये बोला कि अगर आप रशिया को $60 से ज़्यादा अगर दे दोगे ना पर बैरल के हिसाब से, तो हम आपके यहाँ से सारी फैसिलिटीज़ हटा देंगे और आपको फिर बहुत नुकसान होने लगेगा, आपके यहाँ पर तेल का क्राइसिस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय पर इन कंट्रीज़ को हो सकता है कि ये फॉलो करना पड़े और रशिया से यहाँ पर सेट करना पड़े कि हाँ भैया, हम आपको $60 पर बैरल से ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये रशिया, मैंने आपको बताया रशियन ऑयल के ऊपर किस प्रकार से एक प्राइस कैप लगाया गया है। ये केवल और केवल रशिया के कच्चा तेल के ऊपर ही लगाया गया है। क्यों? रीज़न मैंने आपको बता दिया है। रीज़न है यहाँ पर रशिया यूक्रेन का वॉर, जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये पूरा का पूरा इशू उठाया गया, ठीक है ना। $60 बिलियन वाले कहानी मैंने आपको पूरी बता दी है। रशिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? देखो, रशिया यहाँ पर इसको मजाक में ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। रशिया कहना है देखो इसका कोई बात है नहीं, ठीक है ना। और रशिया हल्के में लेते हुए ये बोलता है कि जो भी कंट्रीज़ ना हमसे अगर इस प्रकार की बात करती है, यानी कि अगर हमें कम पैसे देने की बात करती है, $60 देने की बात करती है, तो हम उसको एक्सपोर्ट करना ही बंद कर देंगे। एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे मतलब उस देश के अंदर तेल को लेकर क्राइसिस आ जाएगा। क्योंकि आज के समय पर रशिया जो है ना, एक सस्ता तेल प्रोवाइड करवाता है दुनिया भर की कंट्रीज़ को। आप इमेजिन नहीं करोगे कि अगर मैं बोलूँ सऊदी अरेबिया तेल परचेज़ करता है, तो आप कहोगे ऐसा क्यों? सऊदी अरेबिया में तो तेल इतना सारा भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है, वो तो तेल बेच बेच के आज के समय पर इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर आ गए हैं।
तो ऐसे कैसे सऊदी अरेबिया परचेज़ करता है? देखो, सऊदी अरेबिया भी रशिया से परचेज़ करता है, क्योंकि रशिया जो है ना वो बहुत सस्ता तेल देता है। सऊदी अरेबिया का जो तेल है वो थोड़ा सा महंगा है। तो सऊदी अरेबिया अगर अपने यहाँ पर जो भी मतलब जो डिस्काउंट में तेल को परचेज़ करता है अपना पावर प्लांट को चलाने के लिए, है ना, और जो उनका खुद का महंगा तेल है वो दुनिया भर को बेच देता है। ये यहाँ पर गेम खेलते हैं सबके सब। तो ऐसे ही देखने को मिल रहा है। इंडिया भी यहाँ पर रशिया से ढेर सारा तेल परचेज़ करता है, और पिछले कुछ समय में इंडिया और रशिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया व्यापार का। आपको पता होगा पिछले साल यहाँ पे इतना व्यापार नहीं हुआ करता था, मतलब बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पर आता था रशिया इंडिया के व्यापार के मामले में। बट अब यहाँ पर टॉप पर आ रहा है रशिया, क्योंकि रशिया से हमने इस साल रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद खूब सारा तेल परचेज़ किया। क्यों परचेज़ किया? क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे अलग अलग देशों ने। अब सैंक्शन लगाने के बाद में रशिया ने क्या किया, देखो हमें नुकसान ना हो जाए, तो रशिया ने ऑयल को डिस्काउंटेड प्राइस में बेचना स्टार्ट कर दिया, डिस्काउंट में छूट दे देकर यहाँ पर बेचा। भारत ने खूब सारा तेल परचेज़ किया। तो आप देखोगे इंडिया और रशिया का जो व्यापार है ना तेल का, वो भरपूर मात्रा में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से व्यापार यहाँ पर हुआ है। और अभी भी इंडिया रशिया से तेल परचेज़ करेगा, क्योंकि देखो जैसी ये बात बोली गई ना, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से ये बात बोली गई, क्या बोला गया कि इंडिया रशिया से इतना सारा तेल परचेज़ कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर रशिया को भारत फंडिंग कर रहा है, और कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसके पीछे भारत भी जिम्मेदार है। इस प्रकार से यहाँ पर उनका पूरा का पूरा तर्क देखने को मिलेगा अगर हम लोग समझें तो जिसके रिस्पॉन्स में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने यहाँ पर ये बोला, आप इंडिया को मत देखो, इंडिया जितना तेल परचेज़ कर रहा है आज के समय पर रशिया से वो बहुत ज़्यादा कम है, इससे कई गुना ज़्यादा, वही मैं कह रहा हूँ कई गुना ज़्यादा तेल ना यूरोपियन यूनियन परचेज़ कर रहा है। तो भाई यूरोपियन यूनियन भी कई गुना ज़्यादा तेल परचेज़ कर रहा है। पहले आप अपने आप को देखो, फिर उसके बाद जाकर यहाँ पर इंडिया के ऊपर देखना कि इंडिया कितना तेल परचेज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर कहना यह है कि देखो हम लोग रशिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये प्राइस कैप ही लगा रहे हैं, एक लिमिट ही लगाई जा रही है, क्योंकि हम बिल्कुल बैन नहीं कर सकते। अगर हम किसी देश को बोल दें कि आप दुनिया भर की कंट्रीज़ को बोल दें कि रशिया से तेल खरीदना ही नहीं है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर तेल को लेकर एक क्राइसिस आ जाएगा। क्राइसिस अभी भी हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई देश यहाँ पर रशिया से जब अभी परचेस करने जाएगा और इतना अमाउंट देगा नहीं, तो रशिया अगर मान लो रशिया ही एक्सपोर्ट करने से मना कर दे कि मैं तेल को एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा, जैसा रशिया मेंशन कर रहा है कि जो भी हमें पैसा कम देगा हम उसको एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, बात खत्म, जाओ। अब एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा तो इस चक्कर में उन कंट्रीज़ के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर आने वाले समय पर जो ये कच्चे तेल के दाम वापस से इंक्रीज़ होने वाले हैं, जो कि पहले इंक्रीज़ हुए थे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे इनकी हरकत की वजह से, इन यूरोपियन यूनियन, G7 और ऑस्ट्रेलिया की वजह से। बात आपको क्लियर हो गई? तो आप कहोगे सर ये आपने रशिया के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया, टर्की का क्या रोल है? आपने थंबनेल में टर्की को मेंशन कर रखा है, टर्की का क्या रोल है यहाँ पर? अब इसको समझते हैं। देखो अब टर्की का क्या रोल है इसको समझ आ जाता है। टर्की के पास में आज के समय पर जहाज़ों का ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर ट्रैफिक जाम क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि टर्की ने रशिया के सारे जहाज़ रोक दिए हैं और वो जहाज़ इंडिया तक नहीं आ पा रहा, और ख़ासकर वो तेल ना इंडिया आना है और वो इंडिया नहीं आ पा रहा है तेल। ऐसा क्यों? आओ समझते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले मैप के ऊपर। तो यहाँ पर मेंशन मैंने कर रखा है, टर्की ने रोका भारत का तेल। कच्चा तेल लेकर जो कई जहाज़ आ रहे थे ना, कई देशों के जहाज़ हैं, वो सब के सब फंसे हुए हैं। कहाँ पे फंसे हुए हैं समझते हैं। देखो इस प्रकार से जब आप लोग वर्ल्ड मैप को देखते हो तो मैं यहाँ पर जूम करता हूँ टर्की की साइड में। यहाँ पर देखो इंडिया है और इधर ऊपर रशिया है, इधर टर्की है, यहाँ पर टर्की ये रहा। अब इसको हम लोग जूम करते हैं थोड़ा सा और, इस प्रकार से जूम करते हैं। जब मैं रशिया का मैप ड्रॉ करता हूँ ना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक जो है ना वो रशिया पूरा फैला हुआ देखने को मिलेगा। ये सब का सब रशिया है और इधर टर्की है। ये बीच में एक छोटा सा समुद्र भी देखने को मिलेगा जहाँ पर मैं गोल गोल कर रहा हूँ, जिसको मैंने लाल कर दिया है बिल्कुल। यहाँ पे टर्की है। ये बीच में एक स्ट्रेट एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से जहाज़ निकलते हैं, ठीक है ना, इन समुद्र से गुजर कर। क्योंकि रशिया जब भी तेल भेजता है ना दुनिया भर की कंट्रीज़ को, तो तेल कहाँ से आता है? यहाँ से लोड किया जाएगा शिप के अंदर और जहाज़ यहाँ से निकलेगा और इस प्रकार से यहाँ पे स्वेज कैनाल से निकलता हुआ और इस प्रकार से यहाँ पर आता है इंडिया के अंदर में, यहाँ से, ठीक है ना। जो ये स्ट्रेट है इसको हम लोग बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है ना। तो यहाँ से जहाज़ निकला और इस प्रकार से आया और यहाँ पे आता हुआ इंडिया के अंदर ये जहाज़ पहुँचता है। इस प्रकार से कच्चा तेल हमारे पास में आ जाता है। बात क्लियर हो गई? तो ये जहाज़ अटक कहाँ पे गए सर? तो रशिया से जो तेल आ रहा था ये सारा का सारा तेल अटक गया कहाँ पर? मैं आपको अब दिखाता हूँ। यहाँ से तेल निकला और यहाँ से निकलना था वो इस प्रकार से, यहाँ रास्ते से सी ऑफ मनबरा से निकल कर एजेंसी से निकलते हुए बाहर निकल जाना था, लेकिन सारा तेल यहीं पर अटक गया। यहाँ पर क्यों अटक गया? टर्की ने यहाँ पर रोक लिया। इन सारे के सारे जहाज़ों को टर्की ने यहाँ पर रोक लिया, आगे जाने नहीं दिया।
अब आगे क्यों नहीं जाने दिया? आगे इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि टर्की यहाँ पर पेपर मांग रहा है, कागज़ मांग रहा है, कागज़ कि कितने रुपए में तेल लेकर आए हो रशिया से, फटाफट ये दिखाओ। कहीं $60 से ज़्यादा अमाउंट तो नहीं दे दिया, क्योंकि $60 का ही तो कैप लगाया है रशिया के ऊपर। अगर $60 से ज़्यादा अमाउंट दे दिया है तो ये जहाज़ नहीं जाएंगे, और $60 तक अमाउंट दिया या $60 से कम पैसे दिए रशिया को तो इस जहाज़ को लेकर जा सकते हो। तो यहाँ पर पेपर दिखाने का काम चल रहा है। इन जहाज़ों से बोला जा रहा है कि आप पहले पेपर दिखाओ, उसके बाद तेल लेकर जाना, और पेपर दिखाए नहीं गए हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से आप कह सकते हो रास्ता बंद है, और अभी के समय पर पूरे के पूरे जहाज़ों का ट्रैफिक लगा हुआ है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। आई होप आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये रहा टर्की, और यहाँ पर पूरा का पूरा ये जहाज़ यहाँ से निकलने थे, लेकिन ये सारे के सारे यहाँ पे अटके पड़े हैं क्योंकि टर्की मांग रहा है पेपर। बात क्लियर हो गई? तो ये चीज़, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और मैंने आपको समझाया कि कैसे तेल रोका टर्की ने, वो आपने यहाँ पर समझ लिया है। क्योंकि टर्की भी ऑब्वियस ही बात है यूरोपियन यूनियन और ये सब इनका दबाव में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पर अभी के समय पर यह तेल रोक लिया गया है। पेपर दिखाएंगे, अगर रशिया से $60 से कम में यहाँ पर तेल परचेज़ किया जाएगा तभी पास करेंगे, नहीं परचेज़ किया जाएगा तो यहाँ पर पास नहीं होगा। वो आगे की कहानी है, आगे क्या क्या होता है वो आगे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। बात क्लियर हो गई? चलो आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है विल न्यू एल्जीमर ड्रग वर्क। एक नई दवाई है, किसकी? एल्जीमर बीमारी की। एल्जीमर जो कि आपकी दिमागी संबंधित बीमारी है, तो उस बीमारी की जो दवाई है ना, वो दवाई सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बारे में बातचीत की जा रही है। कौन सी दवाई है? लेकानेमाब। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये लेसानेमाब क्या है, कैसे काम करता है, एल्जीमर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ का निकल कर आती है क्योंकि हाल ही में कुछ डिस्कवरीज़ बोल रहा हूँ, कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर डिस्कवर किया है एक ड्रग, एक दवाई जिसका नाम है लेकानेमाब। अब ये जो दवाई है ये क्या करेगी? ये कहीं ना कहीं जो एल्जीमर की बीमारी है पेशेंट्स के अंदर में, इस बीमारी को यहाँ पर कम करती हुई नजर आएगी और उनके ब्रेन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। क्योंकि एल्जीमर जो बीमारी है ये दिमागी संबंधित बीमारी है। इसको यहाँ पर पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। पहले मैं आपको एल्जीमर डिजीज़ के बारे में बताता हूँ। तो एल्जीमर क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दिमागी संबंधित बीमारी है। इसमें होता यह है कि जो ब्रेन सेल्स है ना, वो यहाँ पर मर जाते हैं, और ब्रेन सेल्स का कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मर जाते हैं, जिसके चक्कर में जो मेमोरी लॉस है वो देखने को मिलती है। लोग की याददाश्त तक चली जाती हैं, याद रखना भूल जाते हैं हर चीज़ को, बोलने में तकलीफ़ होती है, लिखने में तकलीफ़ होती है, उसके बाद में जजमेंट नहीं ले पाते कोई भी, है ना। मूड जो है लगातार चेंज होता रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है दिमाग में, है ना। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो नज़र आती हैं जब भी कोई व्यक्ति एल्जीमर से पीड़ित होता है। और पहले स्टेज में तो सिम्टम्स यानी लक्षण थोड़े से कम होते हैं, बट जैसे जैसे यहाँ पर ये एल्जीमर एडवांस लेवल पर पहुँचता रहता है तो ये सिम्टम्स और ख़तरनाक हो जाते हैं। तो एल्जीमर ना सबसे ज़्यादा परेशान करता है बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उनको मतलब आप कह सकते हो कि उनके अंदर ये बीमारी जो है ना कहीं उनके लिए जानलेवा बीमारी ये बन जाती है। एल्जीमर की अगर हम लोग बात करें तो ये होता कैसे है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर जो ब्रेन सेल्स है ना, उन ब्रेन सेल्स के आसपास कुछ प्रोटीन है जो इकट्ठा हो जाता है, एबनॉर्मल प्रोटीन। एबनॉर्मल तरीके से, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल तरीके से यहाँ पर जो प्रोटीन है वो सारा इकट्ठा हो जाता है हमारे ब्रेन सेल्स के पास में, और इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं, जो प्रोटीन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ना, इसको बोलता है अमीलॉइड। क्या बोलते हैं? अमीलॉइड। तो अमीलॉइड ध्यान रखना, ये सब यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। अब इकट्ठा होने के बाद में क्या करता है? प्लेक बना देता है, एक जंक बना देता है ब्रेन सेल्स के आसपास। और जब ये जंक बना देता है ना, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो प्लेक बना देता है, यहीं पर एक और प्रोटीन देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ताऊ भी यहाँ पर एक प्रोटीन है, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। होता यह है कि ये दोनों मिलकर जो भी ब्रेन के सेल्स होते हैं वो सब ब्लॉक कर देते हैं, और ब्रेन के सेल्स वहीं पर मरने स्टार्ट हो जाते हैं और वो ग्रो नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग ये वाला पिक्चर देख पा रहे होंगे। इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे जो नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है इस ब्रेन के अंदर में, तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन है, अमीलॉइड प्लेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये जम गए। प्लेक और ताऊ प्रोटीन ये दोनों के दोनों यहाँ पर ब्रेन में ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, आप देखोगे दूसरे नंबर पर ये इसको थोड़ा डिटेल करके दिखाया गया है। जो भी हमारे सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स, वहाँ पे प्लेक लग जाता है, प्लेक बन जाता है, हमारे उन ब्रेन सेल्स को ये मारने लगता है। ब्रेन सेल्स भी मरने लगता है और दिमाग का साइज़ भी छोटा होने लगता है, ठीक है ना। और 65 की उम्र तक आते आते हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आप ये देखो, ठीक है ना। ये हो गया एक, मतलब जो हेल्दी ब्रेन है, एक हेल्दी ब्रेन कितना बड़ा होना चाहिए? हेल्दी ब्रेन जहाँ पे मैं रेड कलर की लाइन बना रहा हूँ ना,
ये ध्यान रखना, इतना बड़ा हेल्दी ब्रेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस अल्जीमर बीमारी से पीड़ित है ना, तो उसका ब्रेन कितने साइज़ का होगा, छोटा हो जाएगा। जो मैंने अब बनाया है ना ये ब्लू कलर का, ये यहाँ पर अल्जीमर बीमार वाले व्यक्ति का ये ब्रेन देखने को मिलेगा, तो साइज़ छोटा हो जाता है। हेल्दी ब्रेन थोड़ा सा बड़ा होता है। अब साइज़ छोटा हुआ इस अल्जीमर बीमारी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स थे, जो भी यहाँ पर आपके सेल्स थे, वो मरने लगते हैं। किसके चक्कर में, प्लेग के चक्कर में। इस प्रकार से आप देखोगे जो प्लेग है ये बनने लगता है, ठीक है ना। हेल्दी न्यूरॉन इस प्रकार से दिखाई देता है और मरा हुआ न्यूरॉन इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। इसी चक्कर में ये न्यूरॉन्स का ही कनेक्शन आपको आगे बढ़ाता है, आप कॉन्टैक्ट कर पाते हो, कम्युनिकेशन कर पाते हो, सारे काम कर पाते हो। बट इन चीज़ों के ऊपर अगर असर पड़ेगा तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे, यानी एक ब्रेन डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ब्रेन संबंधित बीमारी देखने को मिलती है। तो इसी का यहाँ पर एक सोल्यूशन लेकर आया गया। वो क्या है, वो यहाँ पर आपको ये वाली दवाई देखने को मिलेगी, ये वाला ड्रग देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है लेकानामेब। अब यहाँ पर ये क्या है, कुछ गोलियाँ हैं जो कि मेमोरी को इम्प्रूव कर सकती हैं। पहले देखो, अब ये बीमारी जो होती है ना, अगर कोई बढ़ चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये सभी को पता है। कोई सी बीमारी हो, अगर उसका स्टार्टिंग एज है तो उसको ठीक करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यही बोला गया, ये जो दवाई है ना, ये अल्जीमर के स्टार्टिंग एज में ही यहाँ पर इसको ठीक कर सकती है। इसके अंदर ये पावर है, इसको ये ठीक कर सकती है ना। ये बेसिकली एक न्यूरो प्रोटेक्टिव ड्रग है, आपके दिमाग को यहाँ पर आपके न्यूरॉन्स को बचाने का ये काम करेगी। और यहाँ पर इससे लाइफ स्पान इंक्रीज हो सकता है उस व्यक्ति का, और इस अल्जीमर जैसी बीमारी को ठीक कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, अल्जीमर हो गया, डेमेंशिया हो गया, ये सारे के सारे ब्रेन डिसऑर्डर ही हैं। डेमेंशिया भी यहाँ पर बेसिकली, डेमेंशिया एक बहुत बड़ा टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर अगेन वही मेमोरी की संबंधित बीमारियाँ, डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम होना, सोशल स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम होना, वही देखने को मिलता है। तो ये डेमेंशिया जो है इंडिया के अंदर, अगर आप देखोगे, इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी 2020 की, जिसके अंदर बताया गया लगभग 5.3 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं ना, जिनकी उम्र 60 साल के आसपास है, वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर डेमेंशिया से पीड़ित देखने को मिलेंगे। उनके अंदर दिमागी संबंधित बीमारी देखने को मिलेगी, और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। 2050 तक ये प्रॉब्लम 14 मिलियन तक के लोगों को अफेक्ट कर सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है ना। तो अल्जीमर बीमारी क्या है ये आपने समझ लिया, और इसके लेकर एक ड्रग है, एक दवाई है, वो आपने समझ लिया, और वो कैसे काम करेगा वो आपने समझ लिया। मतलब ये काम करेगा, हाँ बिल्कुल काम करेगा, ये ठीक कर सकता है, मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। वैसे बीमारी ठीक होने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको ठीक किया जा सकता है इस ड्रग से, और अभी कोई वैसे इसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, बट अब यहाँ पर इसके ऊपर स्टडीज़ जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। तो इनफैक्ट यहाँ पर रिसर्चर्स ने ये बोला, ये जो दवाई है इसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स बताए गए। इससे पहले एक और दवाई लेकर आई गई थी, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक साबित हुई, उसके अंदर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आए थे। बट ये वाली जो है वो ज़्यादा बेटर है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नज़र आए नहीं है, और धीरे धीरे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये बीमारी क्या करती है, उसी डिपोजिशन को, यानी वही जो प्रोटीन इकट्ठा हो रहा है उसको होने नहीं देगी, उसको यहाँ पर रोकने में मदद करेगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से बताया गया है, और यहाँ पर इसके ऊपर अभी भी काफ़ी सारे ट्रायल्स चलते हुए नज़र आएंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो जो दिमाग के अंदर एमिलोइड प्रोटीन जम जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है, बस उसी को यहाँ पर ये जो दवाई है वो क्या करेगी, उसको यहाँ पर रिमूव कर देगी, ज़बरदस्ती तरीके से उसको हटा देगी। तो इससे यहाँ पर जो ब्रेन सेल्स है वो डैमेज होने से बच जाएंगे। बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारा पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप गाइस आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आज के डिस्कशन में कुछ 4-5 आर्टिकल्स ही थे, छोटे छोटे, और इतने ही काफ़ी हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब निकाल के बता दिया। आप कहोगे सर फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल, आपने ये वाला आर्टिकल नहीं पढ़ाया। ये वाला आर्टिकल मैंने आपको 8 दिसंबर को पढ़ा दिया है। साइक्लोन जो है ना मेंडोस, वो यहाँ पर हिट हुआ है तमिलनाडु के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। और सबसे बुरी बात यहाँ पर और दुखद बात यार यह है कि काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई है, 5 लोगों की जान जा चुकी है, और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो उसके बारे में ये मेंशन किया गया। तो 8 दिसंबर का वीडियो देखना, वहाँ पे आपको साइक्लोन्स के बारे में पता चल जाएगा। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखो जब मैंने आज का न्यूज़पेपर डाउनलोड किया ना, तो इसमें बीच में जैसे होता नहीं है, सारी नंबरिंग डली हुई होती है, बीच में यहाँ पर ना जो बीच में कुछ पेजेस हैं वो उनकी नंबरिंग गायब है। तो ये न्यूज़पेपर डाउनलोड करने में यार काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो ही रही है आजकल। पता होगा न्यूज़पेपर ने जब से अपना चेंज किया है सब कुछ, तब से यहाँ पर लेट भी आ रहा है, और डाउनलोडिंग होने में कभी पेज गायब हो जाता है, बीच में कभी आ जाते हैं। तो बीच में एक आध पेज गायब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना पेज नंबर 9 पर, ये आर्टिकल मुझे मिला नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अलग से वेबसाइट पर मिलता है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और उसको यहाँ पर आप लोग एक बार रीड करना। या शायद मुझे मिला है, वो शायद अलग से दूसरे एडिशन में है, चेक कर लेंगे एक बार। तो डोंट वरी, नेक्स्ट डे पे एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई यहाँ पर परेशानी वाली बात ऐसी है नहीं। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स के सवाल को पूछ लेते हैं।
तो आपसे जो सवाल पूछा गया था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में, इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा 1 और 2। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाना कुपोषण को लेकर प्रेग्नेंट वेमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के बीच में, और दूसरा यहाँ पर जो एनीमिया है, एनीमिया आपने समझ लिया है, इस एनीमिया को यहाँ पर कम करना जो चिल्ड्रंस हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं और वेमेन्स हैं इनके अंदर में, वेमेन में, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। एक आध आर्टिकल यार आज के सेशन में रह जा रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट डे पे डिस्कस कर लेंगे। डू नॉट वरी, आप परेशान बिल्कुल ना होना, क्योंकि वो पेजेस यार बीच बीच में गायब हो जाते हैं जब मैं इसको लेकर आता हूँ, डाउनलोड करता हूँ तो वैसे मैंने शायद टेलीग्राम पर डाल दिया आर्टिकल, चाहो तो रीड कर लेना, लेकिन उसकी अलग से इन्फॉर्मेशन मैं PDF में डाल दूंगा। परेशान बिल्कुल ना होना, छूटता कुछ नहीं है, नेक्स्ट डे पे कवर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।